हेलो दोस्तों, हमने इससे पूर्व जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधित विचार तथा इससे पूर्व के वीडियो में मिल के उपयोगितावादी विचारों का अध्ययन किया था। इसी क्रम में हम मिल के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। मिल को आधुनिक युग का ऐसा प्रमुख विचारक माना जाता है जिसने लोकतंत्र को सिद्धांत व व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ शासन घोषित किया। अर्थात मिल ने अपने प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में लोकतंत्र को सिद्धांत व व्यवहार दोनों ही दृष्टियों से सर्वश्रेष्ठ शासन घोषित किया है। मिल ने लोकतंत्र और विशेषकर प्रतिनिधि शासन के बारे में अपने विचार अपने प्रसिद्ध ग्रंथ कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में प्रकट किए हैं। मिल की राय में लोकतंत्र शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप है, अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अर्थात मिल ने लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ शासन कहा है, जिसमें प्रभुत्व का सीधा प्रयोग समस्त नागरिकों द्वारा किया जाता है। अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रभुत्व का सीधा प्रयोग समस्त नागरिकों द्वारा किया जाता है, जिसमें शासन सत्ता का प्रयोग सीधे संपूर्ण जनता करती है। किंतु आधुनिक काल में बड़े आकार, जटिल सामाजिक रचना एवं बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता। अर्थात पहले जो नगर राज्य थे उनका आकार छोटा था, सीमित जनसंख्या थी, इसलिए वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित किया जा सकता था। लेकिन आधुनिक राज्यों का आकार बड़ा है तथा जटिल सामाजिक रचना एवं बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था को लागू नहीं किया जा सकता है। अतः मिल ने लोकतंत्र के एक अन्य रूप प्रतिनिधि शासन को ही सर्वोत्तम शासन का दर्जा दिया है। अर्थात आधुनिक राज्यों में मिल के अनुसार प्रतिनिधि शासन की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए मिल ने प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था को ही सर्वोत्तम व्यवस्था कहा है। प्रतिनिधि शासन का अर्थ, जेएस मिल ने प्रतिनिधि शासन का अर्थ अपने शब्दों में बताया है कि मिल के अनुसार प्रतिनिधि शासन वह व्यवस्था है, प्रतिनिधि शासन वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या उसका अधिकांश भाग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करता है। अर्थात प्रतिनिधि शासन वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या संपूर्ण जनता क्या शासन कार्य करती है या उसका अधिकांश भाग, अर्थात संपूर्ण जनसंख्या का अधिकांश भाग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करता है। अर्थात जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता सर्वोच्च सत्ता या शासन सत्ता का प्रयोग करती है। ऐसी शासन व्यवस्था को प्रतिनिधि शासन व्यवस्था कहा जाता है। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर मिल के प्रतिनिधित्व शासन के तीन तत्व हैं। अर्थात जेएस मिल ने प्रतिनिधि शासन के तीन तत्व बताए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है संपूर्ण या अधिकांश लोगों का सहयोग। अर्थात प्रतिनिधि शासन में संपूर्ण जनता का या अधिकांश लोगों का सहयोग होता है। अर्थात शासन कार्यों में संपूर्ण जनता या अधिकांश लोगों का सहयोग होता है। दूसरा तत्व है संपूर्ण या अधिकांश लोगों के हाथों में नियंत्रण शक्ति। अर्थात प्रतिनिधित्व शासन में भी शासन की अंतिम सत्ता जनता के हाथ में होती है। इसलिए जेएस मिल ने कहा है कि संपूर्ण या अधिकांश लोगों के हाथों में नियंत्रण शक्ति होती है। तीसरा है प्रतिनिधियों का नियतकालिक चुनाव। अर्थात इस प्रतिनिधि शासन में प्रतिनिधियों का नियत काल के बाद पुनः चुनाव किया जाता है, अर्थात पुनः निर्वाचन किया
जाता है। प्रतिनिधि शासन के बारे में मिल के प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। प्रथम है, प्रतिनिधि शासन सर्वश्रेष्ठ शासन है, अर्थात मिल ने प्रतिनिधि शासन को सर्वश्रेष्ठ शासन कहा है। मिल ने प्रतिनिधि शासन को सर्वश्रेष्ठ शासन माना है क्योंकि इसके अंतर्गत ही व्यक्ति का सर्वाधिक बौद्धिक, नैतिक एवं गुण प्रधान विकास संभव होता है। जे.एस. मिल का मानना है कि प्रतिनिधि शासन में ही व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक एवं गुण प्रधान विकास संभव है। राज्य की प्रभुत्व शक्ति संपूर्ण समाज में निवास करती है। मिल का मानना है कि प्रतिनिधि शासन में ही राज्य की संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति समाज में निवास करती है। नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते हैं, अर्थात इस शासन व्यवस्था में ही नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग लेते हैं। उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होता है, अर्थात प्रतिनिधि शासन में ही नागरिक स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं तथा निर्णय लेने का अधिकार उन्हें होता है और उनका स्वाभिमान सुरक्षित रहता है, अर्थात सभी व्यक्तियों व सभी नागरिकों का स्वाभिमान सुरक्षित रहता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्तियों को यह विश्वास होता है कि हमारी चुनी हुई सरकार हमारे ऊपर शासन करती है। इस प्रकार चुनी हुई सरकार में लोगों का विश्वास भी बना रहता है। दूसरे विचार है अनुभव आधारित ज्ञान का महत्व। मिल का मानना है कि प्रतिनिधि शासन में राजनीतिक प्रतिनिधियों के अनुभव आधारित ज्ञान का महत्व होता है, अर्थात राजनीतिक शिक्षा या राजनीतिक जो अनुभव प्राप्त होता है उसका बड़ा महत्व होता है। मिल के अनुसार प्रतिनिधि शासन की एक विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत नागरिकों को स्वयं उनके अनुभव के आधार पर राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है, अर्थात प्रतिनिधि शासन में नागरिकों को अनुभव के आधार पर राजनीतिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है क्योंकि वे मतदान कार्य में भाग लेते हैं, उम्मीदवार बनते हैं तथा प्रचार प्रसार का कार्य होता है। इससे नागरिकों को अनुभव के आधार पर राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। जब नागरिक सार्वजनिक महत्व के विषयों पर स्वयं विचार करते हैं, अर्थात प्रतिनिधि शासन में नागरिक सार्वजनिक महत्व के विषयों पर स्वयं विचार करते हैं कि इससे संबंधित समस्या का समाधान क्या होना चाहिए और क्या होगा। स्वयं स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, अर्थात इस शासन व्यवस्था में नागरिक स्वयं स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और सार्वजनिक कार्यों में भाग भी लेते हैं, तो उन्हें विशिष्ट राजनीतिक अनुभव प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात स्वयं निर्णय लेने और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने से उन्हें विशिष्ट राजनीतिक अनुभव प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति में राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इस प्रकार प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में अनुभव आधारित ज्ञान का विकास होता है। तीसरा विचार है उनका व्यक्ति स्वयं ही अपने हितों का रक्षक होता है। जे.एस. मिल का मानना है कि व्यक्ति स्वयं ही अपने हितों का रक्षक होता है। मिल का मत है कि राजतंत्र अथवा कुलीन तंत्र में शासन चाहे कितने ही सद्गुणी, अर्थात शासक कितने ही सद्गुणी हो, देखिए राजतंत्र में राजा शासन करता है तथा कुलीन तंत्र में कुछ व्यक्ति शासन करते हैं। मिल का मानना है कि राजतंत्र और कुलीन तंत्र के शासक अपनी समस्त योग्यताओं के बावजूद भी साधारण नागरिकों या विभिन्न वर्गों के हितों को सही रूप में समझने में असमर्थ होते हैं, चाहे वे शासक कितने सद्गुणी हों, योग्य हों तथा कुशल हों, लेकिन सभी नागरिकों के अधिकारों, सभी नागरिकों के हितों को समझ नहीं सकते। मिल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ही अपने हितों को सर्वोत्तम प्रकार से जानता है, जबकि मिल का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति ही अपने सब हितों को सर्वोत्तम प्रकार से जानता है, अच्छी प्रकार से जानता है। अतः उसके हितों की रक्षा के लिए उसे शासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, जिससे उसके हितों की रक्षा हो सकती है। अर्थात
स्वयं व्यक्ति को जब शासन कार्य में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होगा तो ऐसी स्थिति में वह अपने हितों की रक्षा कर सकेगा। चौथा विचार है स्वयं राज्य एवं शासन के हित में। मिल का मानना है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र स्वयं राज्य एवं शासन के हित में है। राज्य एवं शासन का एक प्रमुख उद्देश्य यह माना जाता है कि वह नागरिकों की भौतिक समृद्धि तथा कल्याण का कार्य करे। अर्थात राज्य एवं शासन का प्रमुख उद्देश्य होता है कि वह नागरिकों की भौतिक समृद्धि और कल्याण के कार्य करे, अर्थात अधिक से अधिक लोक कल्याण के कार्य करे। इस उद्देश्य को प्रतिनिधि शासन के अभाव में पूर्ण नहीं किया जा सकता, अर्थात अधिक से अधिक जनता का कल्याण केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रतिनिधात्मक शासन में ही किया जा सकता है, क्योंकि राजतंत्र हो या कुलीन तंत्र या धनिक तंत्र, इन सभी शासन व्यवस्थाओं में शासक वर्ग संपूर्ण जनता के हितों को नहीं पहचान सकते और संपूर्ण जनता के हितों को पूर्ण भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रतिनिधात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होता है, क्योंकि जनता स्वयं शासन कार्य में भाग लेती है तथा नागरिकों को अपने हितों और अपने कल्याण की पूर्ण जानकारी होती है। इस प्रकार प्रतिनिधि शासन में संपूर्ण जनता का हित अभिवर्धन किया जा सकता है या हितों का प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रतिनिधात्मक शासन प्रणाली राज्य और शासन दोनों के लिए हित में है। पांचवा विचार है जे.एस. मिल का व्यक्ति व समाज के हितों में समन्वय। इससे संबंधित जे.एस. मिल ने कहा है कि प्राय सभी शासन प्रणालियां समाज के हित के नाम पर व्यक्ति के हितों की उपेक्षा करती हैं। अर्थात जे.एस. मिल का मानना है कि सभी शासन प्रणालियां समाज के हित के नाम पर व्यक्ति के हितों की उपेक्षा करती हैं, अर्थात समाज के नाम पर व्यक्ति के हितों का बलिदान कर देती हैं। मिल के सामाजिक हित के साथ व्यक्ति के हित को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता है, अर्थात मिल सामाजिक हित के साथ साथ व्यक्ति के हित को भी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता है। वह व्यक्ति के मूल्य पर समाज का हित नहीं चाहता है, अर्थात व्यक्ति के हितों के बलिदान पर वह समाज का हित नहीं चाहता है। मिल का मत है कि प्रतिनिधि शासन में व्यक्ति व समाज दोनों के हितों में समन्वय स्थापित होता है, अर्थात प्रतिनिधि शासन में समाज और व्यक्ति के हितों को दोनों के हितों को साधा जा सकता है, अर्थात दोनों के हितों का समन्वय किया जा सकता है। छठा विचार है उसका कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उचित विकल्प प्रतिनिधि शासन है, अर्थात जे.एस. मिल का मानना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उचित विकल्प प्रतिनिधि शासन है। मिल को प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र का प्रतिपादन जे.एस. मिल ने किया था। अनेक बार नेट की एग्जाम में या फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र का जनक किस विचारक को कहा जाता है, तो इसका उत्तर है जे.एस. मिल। मिल सिद्धांत रूप में सर्वोत्तम शासन प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मानता है, जबकि सिद्धांतिक रूप से मिल सर्वोत्तम शासन प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मानता है, अर्थात जनता सीधे ही शासन सत्ता का प्रयोग करती है, अर्थात कानूनों का निर्माण करना, नीतियों का निर्धारण करना स्वयं जनता करती है, जिसमें नागरिक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुसत्ता का उपभोग करते हैं या उपयोग करते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष लोकतंत्र में स्वयं जनता प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुसत्ता का उपयोग करती है। मिल के अनुसार प्रतिनिधि लोकतंत्र में 3 लक्षण होने चाहिए, जबकि मिल का मानना है कि आधुनिक जो राज्य हैं वो बड़े आकार में बड़े हैं, जटिल व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए और प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र में की स्थापना में ही या इसके द्वारा ही शासन किया जा सकता है, अर्थात प्रतिनिधि शासन की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रतिनिधि लोकतंत्र में उसने 3 लक्षण अनिवार्य माने, अर्थात मिल ने प्रतिनिधि लोकतंत्र में 3 लक्षण होने चाहिए, ऐसा उन्होंने विचार प्रकट किया है। संपूर्ण नागरिकों या उनके अधिकांश भाग द्वारा
प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाना चाहिए। पहला लक्षण उन्होंने माना है कि क्या तो संपूर्ण नागरिकों के द्वारा निर्वाचित होने चाहिए या उनके अधिकांश भाग द्वारा प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया जाना चाहिए, अर्थात प्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता के अधिकांश भागों के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा है, इन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही शासन का संचालन करना चाहिए, अर्थात जनता के द्वारा जो चुने प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ही शासन का संचालन करना चाहिए। तीसरा है, इन निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन सतह पर नागरिकों का नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात शासन सतह पर प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता का नियंत्रण होना चाहिए। प्रतिनिधि शासन के दोष। जे.एस. मिल ने प्रतिनिधि शासन के कुछ दोष बताए, अर्थात इसमें कुछ कमियां होती हैं उसके बारे में बताया है। तो प्रतिनिधि शासन के दोष इस प्रकार हैं। इसमें पहला है प्रतिनिधियों का अयोग्य होना, अर्थात जे.एस. मिल का मानना है कि प्रतिनिधि अयोग्य भी हो सकते हैं, अर्थात प्रतिनिधि शासन में अगर प्रतिनिधि अयोग्य होते हैं तो वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात अयोग्य प्रतिनिधि शासन सत्ता का अच्छे ढंग से प्रयोग नहीं कर सकते और न ही जनता का कल्याण कर सकते हैं। दूसरा दोष उन्होंने बताया दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली, अर्थात निर्वाचन प्रणालियां भी दोषपूर्ण होती हैं क्योंकि इसमें धन का प्रयोग होता है, धनबल का प्रयोग करके अयोग्य उम्मीदवार निर्वाचित हो जाते हैं, अर्थात निर्वाचन को प्रभावित कर अपनी जीत सुनिश्चित कर लेते हैं। तो इस प्रकार निर्वाचन प्रणाली के दोष भी इस शासन व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तीसरा दोष उन्होंने बताया है मताधिकार से संबंधित दोष, अर्थात मिल का मानना है कि अयोग्य व्यक्तियों और पिछड़े नागरिकों को मताधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, अर्थात अयोग्य और अशिक्षित व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और इस प्रकार अयोग्य प्रतिनिधि शासन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते और वे न ही जनता के हित में कार्य कर सकते हैं क्योंकि उन्हें संपूर्ण जनता के कल्याण और हित की जानकारी नहीं होती। चौथा दोष उन्होंने बताया स्त्रीय मताधिकार का निषेध, अर्थात जे.एस. मिल का मानना था कि चौथा दोष यह है कि स्त्रियों को मताधिकार नहीं होता है, अर्थात वोट डालने का अधिकार स्त्रियों को प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जब क्योंकि स्त्रियों की आबादी राज्य की आधी आबादी होती है, इस प्रकार आधी आबादी को मताधिकार से वंचित करके शासन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मिल ने बताया है कि स्त्री मताधिकार का निषेध भी प्रतिनिधि शासन प्रणाली का एक प्रमुख दोष है। पांचवा दोष उन्होंने बताया कि गुप्त मतदान प्रणाली, अर्थात जो वर्तमान में भारत में भी गुप्त मतदान प्रणाली है, ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति के किए गए मतदान को गुप्त रखा जाता है कि उसने किस व्यक्ति को या किस पार्टी को मतदान किया है, इसको गुप्त रखा जाता है। ऐसी स्थिति में गुप्त मतदान प्रणाली को भी उन्होंने प्रतिनिधि शासन या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र का एक प्रमुख दोष माना है। प्रतिनिधि शासन के दोषों के अंत हेतु सुझाव, अर्थात जे.एस. मिल ने प्रतिनिधि शासन के दोषों के अंत हेतु सुझाव भी दिए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला सुझाव है कि प्रतिनिधि सभा के सीमित कार्य, अर्थात प्रतिनिधि सभा के सीमित कार्य होने चाहिए। उनका मानना है कि प्रतिनिधि सभा में योग्य और विशिष्ट जन निर्वाचित होने चाहिए, लेकिन कई बार अयोग्य व्यक्ति भी निर्वाचित हो जाते हैं, प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन जाते हैं। इसलिए उनका मानना है कि प्रतिनिधि सभा के सीमित कार्य होने चाहिए तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्य विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को ही निर्वाचित किया जाना चाहिए तथा वे प्रत्यक्ष रूप से शासन या कानून का निर्माण न करें, जबकि जनता के समक्ष या किसी आयोग के समक्ष अपने कानून की समीक्षा करवा के बाद ही कानून का निर्माण करें। दूसरा उन्होंने सुझाव दिया कि कानून निर्माण संबंधी सुझाव, अर्थात कानून का निर्माण किस प्रकार किया जाए, इसका सुझाव उन्होंने दिया है। उनका मानना है कि सभी प्रतिनिधि सभा के सदस्य कानून का निर्माण नहीं कर सकते, अर्थात कानून का निर्माण प्रतिनिधि सभा कुछ विधि विशेषज्ञों को सौंप देना चाहिए, अर्थात कानून का निर्माण विधि विशेषज्ञों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। सामान्य व्यक्तियों या अयोग्य व्यक्तियों को कानून निर्माण का कार्य नहीं सौंपना चाहिए। तीसरा सुझाव उन्होंने बताया है कि प्रशासनिक अधिकारियों
संबंधित सुझाव अर्थात प्रशासनिक अधिकारियों संबंधित सुझाव दिया है कि प्रशासनिक अधिकारी ही प्रतिनिधात्मक शासन प्रणाली को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। अर्थात प्रतिनिधि शासन में प्रशासनिक अधिकारियों का बड़ा महत्व होता है। इसलिए प्रतिनिधात्मक शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारियों को योग्य एवं प्रतिभाशाली अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। अर्थात प्रशासनिक अधिकारियों को योग्यता एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ही इन पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। अर्थात प्रतिनिधात्मक शासन में योग्य एवं प्रतिभाशाली अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। वे ही अधिक से अधिक जनता का कल्याण कर सकते हैं एवं शासन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। चौथा सुधार उन्होंने बताया है, सुझाव दिया है कि प्रतिनिधियों संबंधी सुझाव अर्थात प्रतिनिधि कैसे होने चाहिए, ऐसा सुझाव उन्होंने दिया है। जे.एस. मिल ने कहा है कि योग्य व्यक्तियों को ही प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुना जाना चाहिए। अर्थात प्रतिनिधि चुना चाहिए जिसको राजनीतिक ज्ञान हो, अर्थात राजनीति का पूर्ण ज्ञान हो और विधि का ज्ञान भी उन्हें होना चाहिए कि कानून क्या है, विधि क्या है, इससे संबंधित ज्ञान भी उन व्यक्तियों को होना चाहिए और उन्हीं व्यक्तियों को प्रतिनिधि चुनना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को कभी भी प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए। पांचवा सुझाव उन्होंने दिया है कि प्रतिनिधित्व धन के कुप्रभाव से मुक्त हो, अर्थात प्रतिनिधि जो हैं वो धन के कुप्रभाव से मुक्त होने चाहिए। वर्तमान शासन प्रणालियों में भी कई बार आपने देखा होगा, पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा होगा, समाचारों में भी सुना होगा कि जो प्रतिनिधि चुने हुए हैं वो धन के प्रभाव में आकर के अपनी पार्टी की सरकार को गिरा देते हैं तथा दूसरी पार्टी के चंगुल में फंस जाते हैं। इस प्रकार प्रतिनिधित्व धन के कुप्रभाव से मुक्त होना चाहिए। निर्वाचन प्रणाली में सुधार हेतु भी सुझाव जे.एस. मिल ने दिए हैं जो इस प्रकार है। खुले मतदान की प्रणाली का समर्थन अर्थात निर्वाचन प्रणाली में सुधार हेतु जे.एस. मिल ने सुझाव दिया है कि खुले मतदान की प्रणाली का समर्थन करता है कि मतदान खुले रूप से होना चाहिए। अर्थात मतदान प्रतिनिधि को दिखाकर करना चाहिए जिससे प्रतिनिधि को यह ज्ञान हो कि जनता उसे कितना चाहती है और कौन से व्यक्ति उसको अयोग्य मानते हैं और कितने लोग उसे विवेकशील मानते हैं। इस प्रकार प्रतिनिधि को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि किस व्यक्ति ने मुझे मतदान किया है। इस प्रकार जे.एस. मिल ने खुले मतदान की प्रणाली का समर्थन किया है जो वर्तमान में ये सार्थक नहीं है, ये उचित नहीं है क्योंकि खुले मतदान की प्रणाली होने से समाज में ईर्ष्या, द्वेषता और अशांति उत्पन्न हो जाती है। मताधिकार संबंधी सुझाव जे.एस. मिल ने मताधिकार संबंधी सुझाव भी दिए हैं। उनका मानना है कि मताधिकार केवल शिक्षित व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए। अर्थात मिल ने कहा है कि शिक्षित व्यक्तियों को मताधिकार, केवल पढ़े लिखे नागरिकों को ही मताधिकार होना चाहिए। अनपढ़, अयोग्य, सनकी, अपराधी एवं पागलों को मताधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि मूर्खों की चुनी हुई सरकार भी मूर्ख होती है। क्योंकि इस दुनिया में यूरोपियन विद्वान कार्लाइल ने कहा है कि एक योग्य पुरुष के साथ 9 मूर्ख रहते हैं, इसलिए दुनिया में मूर्खों की संख्या ज्यादा है और मूर्खों को भी मताधिकार होगा तो वो मूर्ख को ही अपना शासक चुनेंगे। इस प्रकार कुछ विचारकों ने लोकतंत्र को भी मूर्खों का शासन कहा है। दूसरा है, उन्होंने बताया है कि करदाता को मताधिकार अर्थात राज्य में या शासन को जो टैक्स पेड करते हैं या टैक्स देते हैं या कर देते हैं उनको ही मताधिकार देना चाहिए या मत का अधिकार देना चाहिए। जे.एस. मिल का मानना है कि जो कर देता है वो ही राज्य का वास्तविक नागरिक है और उसे ही मतदान का अधिकार होना चाहिए। तीसरा सुझाव उन्होंने दिया है कि महिला मताधिकार का समर्थन। सर्वप्रथम महिला मताधिकार का समर्थन जे.एस. मिल ने ही किया है। इससे संबंधित भी कई बार फर्स्ट ग्रेड और नेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि महिला मताधिकार का समर्थन किस विचारक ने किया था, तो जे.एस. मिल ने किया था। मताधिकार संबंधी सुझाव में उन्होंने भारात्मक, गुणात्मक एवं बहुल मतदान का समर्थन किया। अर्थात जे.एस. मिल ने भारात्मक मतदान का समर्थन किया है। इससे संबंधित भी नेट और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारात्मक, गुणात्मक एवं बहुल मतदान का समर्थन किस विचारक ने किया है, तो जे.एस. मिल है। जे.एस. मिल ने ही बहुल मतदान का समर्थन किया। अर्थात एक अयोग्य की तुलना में शिक्षित व्यक्ति को अधिक वोट डालने का अधिकार होना चाहिए।